हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को बचा कर रखे होंगे और रखना भी चाहिए। हालांकि रूस ने वैक्सीन का सरकारी रूप से अनाउंस किया है, ये खुशखबरी की बात है और इस निराशा भरे वातावरण में एक आशा की किरण है। देखिए, भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन डेवलप हो जाए, उस पर ट्रायल चल रहा है। यहाँ भी हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन आ जाए। अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार लगे रहिए। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लोकल विंड लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं घास का मैदान और मरुस्थल पढ़ा चुका हूँ। आप पुराना वीडियो में जाकर के देख लेंगे पूरी वीडियो को। और आज हम लोग लोकल विंड पढ़ेंगे। लोकल विंड को भी हम कई पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। स्थानीय पवन, लोकल विंड का हिंदी होता है स्थानीय पवन। आज उसका हम पार्ट 1 लेकर के आपको आए हैं। इस तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे। तो लोकल विंड चूँकि कई सारे हैं, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लोकल विंड पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 सवाल इससे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, लोकल विंड वाले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। लोकल विंड अगर देखा जाए तो उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। लोकल विंड समझने के लिए पहले हम लोग ये जान जाएं कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात अगर हम देखें तो पवन के प्रकार कितने हैं, अगर ये देखा जाए तो पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड, उसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी पवन या ग्रहीय पवन। सबका डेफिनेशन मैं बोलता चलता हूँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा धीमा करके इसका डेफिनेशन लिखते चलिएगा। परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड एक ही बात है। स्थायी पवन, ग्रहीय पवन या प्रचलित पवन, ये एक ही बात है। इसी का अंग्रेजी है परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड। इसका डेफिनेशन है कि ऐसी हवा, नाम से ही लग रहा है कि स्थायी पवन है, पूरे ग्रह पे चलने वाली पवन है, प्रचलित पवन है, सब जगह काम आता। प्रचलित का मतलब क्या होता है, हर जगह जो हो उसको प्रचलित कहते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है। परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड, स्थायी पवन या ग्रहीय पवन, हम ऐसे पवन को कहते हैं जो पूरे साल चले, कभी रुके ही नहीं, पूरे साल चले और एक खास अक्षांश के बीच में पूरे धरती पर चले। ऐसी हवा जो पूरे वर्ष चले और एक खास अक्षांश के बीच में पूरे धरती पर चले, तो उससे बोलते हैं प्रचलित पवन, ग्रहीय पवन या स्थायी पवन। प्रचलित का मतलब ही होता है जो पूरे साल चलता है। प्रचलित का मतलब जो हमेशा प्रचलित हो। ग्रहीय मतलब पूरा ग्रह पे चले। स्थायी का मतलब हमेशा के लिए चले। तो इसी में तो इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कि पूरे साल चले और पूरे एक फिक्स अक्षांश के बीच में, एक फिक्स लैटिट्यूड के बीच में पूरे धरती पर चले और पूरे साल चले। ऐसी हवा को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड, प्लैनेटरी विंड, हिंदी में स्थायी पवन, ग्रहीय पवन या प्रचलित पवन। इसके भी 3 प्रकार हैं। प्रचलित पवन जो है, परमानेंट विंड है, इसके भी 3 प्रकार हैं। ट्रेड विंड सुना होगा आपने, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन को हम पूर्वा पवन के नाम से या ईस्टर्ली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर आती है। भारत में या अन्य देशों में भी कहा जाता है कि हवा जिस तरफ से आती है उसका नामकरण वही नाम से कर देते हैं। तो चूंकि पूरब से जो हवा आती है उसको पूर्वाई बोलते हैं, बिहारी में भी कहते हैं। पश्चिम से आता है उसको पछुआ या पछया कहते हैं। उसी तरह से ट्रेड विंड चूँकि हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलती है और एक फिक्स अक्षांश के बीच में हमेशा चलती रहती है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग पूरब से आती है इसलिए पूर्वा पवन या ईस्टर्ली कहते हैं। उस तरह दूसरा है प्रचलित पवन का जो दूसरा पार्ट है वह है एंटी ट्रेड विंड, गैर व्यापारिक पवन, इसे पछुआ पवन कहते हैं। वजह यह है कि यह पश्चिम से पूरब की ओर आती है, एक फिक्स अक्षांश के बीच में चलती है, 30 से 60 के बीच में चलती है, तो इसे पछुआ पवन कहा जाता है। तीसरा है पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। यह ध्रुव के आसपास से चलती है, ध्रुव के आसपास चलती है और पूरब से भी चलती है, इसलिए पूर्वा पवन इसका भी नाम है। यानी पूर्वा पवन, प्रचलित पवन में 2 हो गया पूर्वा पवन, 1 हो गया पछुआ पवन। पूर्वा पवन हो गया ट्रेड विंड और पोलर विंड, और एंटी ट्रेड विंड हो गया पछुआ पवन। तो ये 3 प्रकार है प्रचलित पवन के। एक्चुअली हम प्रचलित पवन पर भी एक पूरा क्लास लेंगे। प्रचलित पवन पर कम से कम 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा, कम से कम 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा प्रचलित पवन के ऊपर। चूँकि आज मुझे लोकल विंड पढ़ाना है तो सिर्फ परिचय दे रहा हूँ कि विंड कितने प्रकार का होता है। ये थोड़ा परिचय दे देंगे तो लोकल विंड समझने में आपको आसानी होगी। मेरा एक नीति होता है बच्चों कि आपको बैकग्राउंड से लेकर के मेन फ्रंट पे आएँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये चैप्टर हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, पूरा 1 घंटा लगेगा। लोकल विंड जैसे ही समाप्त होगा एक वीडियो हम आपको प्रचलित पवन पर, एयर प्रेशर बेल्ट और विंड पर यानी वायु दाब पेटी और पवन पर यानी प्रचलित पवन पर एक वीडियो आपको डालेंगे हम। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो तत्काल आप समझ गए होंगे कि परमानेंट विंड क्या होता है, प्लैनेटरी विंड क्या होता है, स्थायी ग्रहीय पवन, प्रचलित पवन क्या होता है, आप समझ गए होंगे। और ट्रेड विंड इसके 3 प्रकार हैं, ट्रेड, एंटी ट्रेड, पोलर। ट्रेड और पोलर जो है ईस्टर्ली है, पूर्वा पवन है क्योंकि पूरब से आ रही है, और एंटी ट्रेड विंड पछुआ पवन है। इतना जानकारी तत्काल आप याद रखिएगा। दूसरा पार्ट है लोकल विंड जो हमें आज पढ़ाना है। तो लोकल विंड, लोकल का मतलब आप ऐसे भी गेस करिए लोकल किसे बोलते हैं। लोकल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो खास जगह पे चले।
हर जगह, जैसे पटना में जो चल रहा हो दिल्ली में ना चले, जो दिल्ली में चल रहा हो बेंगलुरु में ना चले। मतलब कि लोकल का मतलब होता है किसी खास जगह पर, पूरे धरती पर नहीं। ये क्या था, ये हवा परमानेंट विंड क्या था, जो पूरे धरती पर चल रही थी, एक खास अक्षांश के बीच में पूरे धरती पर चल रही थी और पूरे साल चल रही थी। लेकिन लोकल मतलब क्या होता है, खास मौसम के लिए हो। आप लोकल कपड़े भी पहनते हैं, लोकल जूते पहनते हैं। लोकल का मतलब जो खास समय में चले, खास स्थान पर चले। लोकल का मतलब जनरल यही होता है। तो विंड के साथ भी यही है कि ऐसी हवा जो साल के किसी खास समय में चले और खास स्थान पर चले, उसे लोकल विंड कहते हैं। जैसे आपने लू सुना होगा, भारत के रहने वाले हैं तो लू कौन नहीं जानता। बिहार में उसे बोलचाल में लुक कह देते हैं, लुक बह रहा है। तो लू जो होता है ना, लू सिर्फ मई महीने में चलती है, हर साल चलेगी, कम या ज़्यादा हर साल चलेगी। अब किसी किसी साल महसूस आपको ना हो अलग बात है, लेकिन लू हर साल चलेगी, मई महीने में चलेगी और केवल उत्तर भारत में चलेगी। लू जो है दक्षिण भारत में नहीं चलती और न ही बंगाल में चलती है। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक चलती है। बंगाल में भी लू का असर नहीं होता और साउथ इंडिया में भी लू का असर नहीं होता। साउथ में जो हवा चलती होगी वो अलग होती होगी लू, लेकिन केवल उत्तर भारत में चलती होगी। राजस्थान, हरियाणा से लेकर बिहार तक लू का प्रभाव होता है। तो लू सिर्फ उत्तर भारत में, वो भी बिहार तक, और सिर्फ मई महीने में चलती है। तो लू क्या होगी, लोकल विंड। उसी तरह से अमेरिका में हवा चलती है चिनूक, जोंडा, ब्लैक रोलर, सेंटा आना, फॉन, ब्लिजर्ड, कई सारी हवाएं चलती हैं। लेवेचे, सिराको, खामसीन, गिबली, ये सब जो नाम ले रहा हूँ बच्चे, ये सारी हवाएं लोकल विंड हैं। ये सब किसी खास स्थान पर खास समय में चलती हैं। इनका खास नेचर होता है। नेचर का मतलब या तो ये गर्म होती हैं या तो ये ठंडी होती हैं। तो लोकल विंड का परिभाषा क्या लिखेंगे, द विंड ब्लोज बिटवीन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एट सर्टेन प्लेस इज नोन एज लोकल विंड। ऐसी हवा जो किसी खास स्थान पर किसी खास समय के बीच चले, उसे लोकल विंड कहते हैं। आज मुझे यही चैप्टर पढ़ाना है, लोकल विंड के नेम बताने हैं। तो लोकल विंड का परिभाषा आप समझ में आ गया होगा, नाम से भी स्पष्ट है बच्चों। और नंबर 3 है सीजनल विंड। सीजनल विंड का मतलब होता है मौसमी पवन। हिंदी में क्या है, मौसमी। मौसमी से मतलब ये है कि मौसम के अनुसार चले, जाड़ा गर्मी बरसात, माने कोई टाइम पे न चले बल्कि जाड़ा गर्मी बरसात के हिसाब से चले। जैसे मानसून आपने देखा होगा, मानसून 2 होता है, गर्मी का मानसून और जाड़े का मानसून। गर्मी जो हमारे यहाँ वर्षा होती है वो गर्मी के मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा का कंडीशन होता है वो जनरली अभी जो बारिश हो रही है, अभी तत्काल जो बारिश हो रही है, वो गर्मी का मानसून है। इसी को साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। गर्मी वाले मानसून को ही साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून के नाम से जानते हैं। तो अभी जो मानसून आया इसी से भारत में ज़्यादा वर्षा होती है। फिर जाड़े में जो मानसून इंडिया में आई है, जाड़े में वही मानसून लौटती है, उससे इंडिया में बारिश बहुत कम होती है। उसे हम लोग लौटती मानसून, रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं, या फिर उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, लौटती मानसून या जाड़े का मानसून एक ही बात है। उससे बारिश पूरे भारत में तो नहीं, केवल कोरोमंडल तट पर उससे वर्षा होती है। कोरोमंडल तट में पढ़ाऊंगा, मेरा एक वीडियो डला हुआ है तट रेखा का, इसी पे यूट्यूब पर आप जाके डिटेल देख लीजिएगा। मेरा सारे वीडियोज़ देखिए, आप एक बार जाइएगा, पुराना वीडियोज़ देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आगे भी आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पार्ट 1 का भी देखिए, पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाऊंगा। सारे वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बेहतर कमेंट डालिए हमारे लिए ताकि हम उससे और मोटिवेट हों। उसके बाद आप अगर बेहतर लगे वीडियो तो मैक्सिमम दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। दूर दराज के गाँव के क्षेत्रों में जो लोग रहे उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। अतः प्लीज स्टूडेंट्स इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा। तो हम कह रहे थे कि सीजनल विंड किसको बोलते हैं, जो मौसम के अनुसार चले। उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है सीजनल विंड का, मौसमी पवन का, वो मानसून है। मानसून बता दिया 2 प्रकार का, गर्मी का मानसून, इसे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, और जाड़े का मानसून, इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रेटिंग मानसून या लौटती मानसून या उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जानते हैं। गर्मी के मानसून से ही संपूर्ण भारत में वर्षा होती है कुछ जगहों को छोड़कर, लेकिन जाड़े के मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। केवल कोरोमंडल तट पर जाड़े के मानसून से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट का मतलब होता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है, समुद्र तट यानी बंगाल के खाड़ी का, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उसी को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तट रेखा का पूरा डिटेल वीडियो पढ़ा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। उससे पास जो मैं तट रेखा पढ़ाया हूँ उससे बाहर क्वेश्चन यूपीएससी में भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आईएएस में भी नहीं जाएगा। मैंने आप कोई भी परीक्षा भारत का दे लीजिए, आपको छूटने वाला प्रश्न नहीं है, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग लोकल विंड, चूंकि सबका परिभाषा हम लोग देख लिए, विंड क्या होता है, विंड का प्रकार क्या है, ये हम लोग देख लिए। अभी चूंकि हमको लोकल विंड पढ़ाना था तो आप ऐसा कर लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो ये हमारा बनाया हुआ है चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में लिखने में। तो आज हम लोग लोकल विंड पढ़ाएंगे। इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। देखिए मकसद है सिर्फ आपको बेहतर जानकारी देना
एकदम सिंपल जानकारी। भूगोल एक टेक्निकल विषय है, कुछ लोग कहते हैं भूगोल टफ है, लेकिन मुझे लगता है भूगोल बिल्कुल टफ नहीं है। हम कोशिश करते हैं भूगोल को आसान बनाने का, बिल्कुल आसान, इस तरीके में आम लहजे में आपकी भाषा में ज्योग्राफी को समझाने के हम प्रयत्न करते हैं। आपको ज़्यादा वैज्ञानिकता में उलझाते हम नहीं हैं। अगर वैज्ञानिकता आती भी है तो उसे सिंपली समझा देते हैं आपको, मतलब कोई उसमें डाउट रहने नहीं देते। अगर आपको डाउट रहे भी कहीं तो नीचे में वीडियो, जो हमारा वीडियो चल रहा होगा स्क्रीन पर ही आपको 2 नंबर दिखेगा, उसमें से जो पहला नंबर होगा व्हाट्सएप उस पर करिएगा और दूसरे नंबर पर आप कॉल करके सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक कभी भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्ट हम उठाएंगे कॉल और हम आपसे मिलेंगे। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, पूरे जीएस में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग लोकल विंड की बात करने जा रहे थे। तो लोकल विंड में हम लोग चलते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने ही देश का लू से बात करते हैं। पहले इसमें हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, आप लोग भी 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक तो स्थानीय पवन का नाम बना लीजिएगा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा इसका प्रकृति, कैसी प्रकृति के, गर्म है कि ठंडी है, और तीसरे कॉलम में बना लीजिएगा कहाँ पर है वो हवा कहाँ चलती है, स्थान। आप लोग भी 3 कॉलम बना लीजिएगा। 3 कॉलम इधर छोड़ देते हैं जगह ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप लोग भी 3 कॉलम बनाइएगा, नाम, प्रकृति और स्थान। तो लोकल विंड के नाम पहले लू को लेते हैं हम लोग। लू जो है सब लोग जानते हैं गर्म हवा है, प्रकृति इसकी गर्म है। अगर किसी को ठंडा लग रहा है इसका मतलब उनका तबीयत खराब है। लू ठंडा लग रहा है मतलब तबीयत खराब है, क्योंकि लू का ठंडा लगने का मतलब क्या है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर लू से भी ज़्यादा है। इसका मतलब आपको तुरंत जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है। लू जो है वो गर्म हवा है। गर्म हवा ये चलती है सिर्फ उत्तर भारत में, ये चलती है सिर्फ उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में चलती है। लू केवल उत्तर भारत में चलती है। वो भी बता दूं आपको बच्चे, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और लास्ट बिहार, ये लू जो चलती है वो उत्तर भारत में चलती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में कभी लू नहीं जाती, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चलती है। एक बात और जान जाइए, लू जो है उसमें, लू में धूल की मात्रा उत्तर प्रदेश तक ही होता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ही होता है। ये भी एक जीके है। पूछा जाए कि लू जो है धूल भरी आंधी है, जब चलती है तो काफ़ी इसमें धूल होता है। कभी आप दिल्ली चले जाइए तो दिल्ली में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब कुछ दूर आप 1-8 किलोमीटर अपना बाइक चला लीजिए, आप पैदल चल लीजिए तो आपका आँख चुभने लगेगा। बनारस तक ऐसी स्थिति होती है। लेकिन बिहार में अगर लू में चल जाइए तो भले ही आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, लू लग जाए, लेकिन आँख जलने वाला या आँख गड़ने वाला कंडीशन नहीं होता है, आँख में चुभन नहीं होती, क्योंकि लू में धूल की मात्रा बनारस तक ही होता है। बनारस तक आते हैं तो सारा धूल गिर जाता है लू के अंदर से, और लू जो बिहार में प्रवेश करती है उसमें धूलकण नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये आप समझ गए होंगे लू कहाँ चलती है। हम लोग बीच बीच में मिटाते भी चलेंगे, क्योंकि इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसके बाद नोट कर, फिर वीडियो को रोक के आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि सब मिटाएंगे। आज चूँकि मुझे बहुत कुछ बताना था इसलिए मैं पूरा बोर्ड में इसको नहीं लिखा, बारी बारी से लिखते चलूँगा, बताते चलूँगा। उससे क्या होगा कि अधिकतम जानकारी आपको मिलेगा, हम बोर्ड में सीमित नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दूसरे नंबर की जो हवा है वो लिखिए नाम आप चिनूक, उसका नाम लिखिए आप चिनूक। दूसरे नंबर की जो पवन है उसका नाम है चिनूक, अंग्रेजी में भी इसको लिखते हैं चिनूक। चिनूक जो है वो भी गर्म हवा है और अंग्रेजी में इसको वार्म कहेंगे। ये कहाँ चलती है बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सारी बातें समझ में तो आ ही गया होगा। हम लोग मिटाते चलते हैं, पढ़ाते चलते हैं आपको, क्योंकि मकसद है आपको अधिकतम जानकारी देना, इसलिए बोर्ड के अंदर ही मैं लिखने का सारा कुछ प्रयास नहीं किया हूँ ताकि अधिकतम जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए चिनूक कहाँ चलती है उस पर बात करते हैं। चिनूक चलती है कहाँ? चिनूक चलती है रॉकी पर्वत से, नोट करते चलिएगा, इतने इससे धीरे क्लास नहीं होती। रॉकी पर्वत से प्रेरी घास के मैदान की ओर, प्रेरी घास के मैदान की ओर,
प्रेयरी घास के मैदान की ओर चलती है। कहाँ चलती है? यूएसए में। बगल में लिख दीजिएगा यूएसए में। आप एक चित्र भी बना सकते हैं इसका, ऐसे रॉकी पर्वत है मान लीजिए, रॉकी पर्वत है। यह हवा रॉकी पर्वत के पश्चिम से आती है, प्रशांत महासागर है इस साइड, रॉकी पर्वत के इस साइड में, वेस्ट साइड है ये, ईस्ट साइड है ये, और यहाँ प्रेयरी घास का मैदान है, यहाँ प्रेयरी घास का मैदान है, ये प्रेयरी है, प्रेयरी घास का मैदान है। हालांकि प्रेयरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा दोनों में है, लेकिन हवा चलती है सिर्फ यूएसए में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो वेस्ट टू ईस्ट आती है, ये हवा गर्म है, ये ईस्ट है भाई, ध्यान रखिएगा। यही चिनूक है, चिनूक का मैंने चित्र बनाया है, आप भी अपने आप को समझाने के लिए कॉपी में चित्र बना लीजिएगा। ये चलती है यूएसए में, चलती है प्रेयरी घास के मैदान की ओर चलती है, और ये हवा गर्म है। ये हवा क्या है भैया? गर्म है। जब ये चलती है उस समय प्रेयरी घास के मैदान में काफ़ी सर्दी पड़ रहा होता है। जब ये चलती है तो उस समय प्रेयरी घास के मैदान में काफ़ी सर्दी हो रही होती है, इतनी सर्दी होती है, कड़ाके की सर्दी, कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बर्फ़ से ढक जाता है घास, घास भी खराब होने लगता है। ऐसे में जब ये गर्म हवा चलती है यहाँ, तो ब्लोअर का काम करती है और सारा बर्फ़ पिघल जाता है। वहाँ लोगों का जीवन में सुधार होने लगता है। काफ़ी सर्दी से लोग घर में दुबके होते हैं, लेकिन जैसी हवाएं चलती है ठंडी से राहत मिलता है। वहाँ घास भी जो ख़त्म हो रहा था बर्फ़ के कारण, वो भी फिर से उगने लगता है। वहाँ पशुपालन के लिए काफ़ी अच्छा कंडीशन हो जाता है। अगर चिनूक न चले तो पशुपालन के लिए कंडीशन वहाँ अच्छा ना हो। जब सुनते हैं प्रेयरी घास के मैदान में गाय अधिक पाले जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, ये सब घट जाए अगर चिनूक हवा न चले प्रेयरी घास के मैदान में। तो क्योंकि चिनूक गर्म हवा है, जब ये चलती है तो वहाँ के बर्फ़ को पिघला देती है। इसीलिए चिनूक को स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। स्नो ईटर, हिमखोर। चिनूक को हिमखोर के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो मैंने अभी पढ़ाया आपको लू और आपको पढ़ाया मैंने चिनूक। मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा और उसके बाद आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 3 नंबर आते हैं। नंबर 3, नंबर 3 नंबर पे लिखिए, अगला हवा लिखिए ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड, अगला हवा है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड जो है ये नेचर में ठंडी है, ठंडी है यानी कोल्ड है। ब्लिजर्ड कैसी हवा है? नेचर भी कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी हवा गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो ब्लिजर्ड एक ठंडी हवा है जो चलती है कनाडा के हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, एक और जीके मिल गया आप लोगों को कि हडसन की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। हर जगह मैं एक्स्ट्रा जीके भी दे रहा हूँ। प्रेयरी घास का मैदान, वैसे घास के मैदान में पढ़ा चुका हूँ, अब घास के मैदान वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ 2 पार्ट में बना के। तो कनाडा के हडसन की खाड़ी से ये चलती है महान झील की ओर। कहाँ है महान झील? यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित, कनाडा के सीमा पर स्थित महान झील की ओर चलती है। महान झील की ओर चलती है। महान झील को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट लेक। ग्रेट लेक, महान झील की ओर चलती है ब्लिजर्ड। अब देखिए, कनाडा है थोड़ा नॉर्थ में और यूएसए है साउथ में। जब कनाडा से कोई हवा यूएसए की ओर चलेगी तो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी? ठंडी होगी। जब पोलर रीजन से नॉर्थ से साउथ की ओर हवा चलेगी, नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ पोल की ओर, तो हवा ठंडी ही होगी। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्शन देख लेंगे। कनाडा उत्तर में और यूएसए साउथ में, तो कनाडा से कोई भी हवा आएगी साउथ की ओर, यूएसए की ओर, तो सब ठंडी ही होगी। तो ये भी रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। कनाडा के हडसन की खाड़ी से लेकर कहाँ तक चलती है? यूएसए और कनाडा के सीमा पर एक झील है, उसका नाम है महान झील की ओर ये चलती है। ये लोकेशन आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में वीडियो को रोक कर लिख भी लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा जानकारी और दे दूं तब आगे बढ़ूं। ये जो ग्रेट लेक है ना, ये ग्रेट लेक आप जो देख रहे हैं, इस ग्रेट लेक में 5 झील है। इस ग्रेट लेक में, महान झील में 5 झील। ऊपर वाले जानकारी को मैं मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लिखते चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो को पीछे कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं बता दूँ यहीं पर कि जो महान झील है उसमें 5 झील है। ये जो महान झील मैं चर्चा कर रहा हूँ, ग्रेट लेक, इसमें 5 झील है। उसका एक ट्रिक बता देता हूँ, SMHEO।
उसका एक ट्रिक है SMHEO, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, महान झील में पश्चिम से पूरब की ओर, कभी कभी परीक्षा बड़ी हो, BPSC टाइप का हो या UP PCS टाइप का हो, तो वहाँ पूछ देता है कि महान झील का क्रम पश्चिम से पूरब क्रम में अरेंज कीजिए। महान झील में जो 5 झील से मिलकर बना है महान झील, उसे पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए। तो एस का मतलब हो गया सुपीरियर, एस का मतलब हो गया आपको सुपीरियर, एम का मतलब हो गया सुपीरियर झील हो गया, सुपीरियर लेक हो गया, एम का हो गया मिशिगन, मिशिगन झील या मिशिगन लेक, एम SMH, एच का मतलब हो गया ह्यूरन, ह्यूरन झील हो गया, ह्यूरन लेक हो गया, ई का मतलब हो गया ईरी, ईरी झील, और ओ का मतलब हो गया ओंटोरियो झील, ओंटोरियो, ओंटोरियो झील। तो ये क्रम से SMS करते हैं ना आप, SMS टाइप करते हैं, SMH याद रहेगा, EO, ये क्रम से पश्चिम से पूरब अरेंज किया हुआ है। ये 5 झील से मिलकर बनता है महान झील, जो US और कनाडा के सीमा पर है। ये जो ब्लिजर्ड चलती है हडसन की खाड़ी से इस महान झील की ओर चलती है हवा, जब ये चलती है तो इतनी बर्फीली आंधी चलता है, जब ब्लिजर्ड चलती है ना तो पूरा बर्फ़ लेके आती है। जो पूरा महान झील का इलाका है जिसमें शिकागो, न्यूयॉर्क, ये पूरे क्षेत्र, बोस्टन, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। इधर के जीवन बिल्कुल ये हवा क्या कर देती है। जो महान झील का इलाका है, USA में पूर्वी हिस्सा महान झील पड़ता है, USA के पूर्वी भाग में ग्रेट लेक पड़ता है। मैं बता दूं कि इस झील के जब हवा चलती है तो पूरा झील बर्फ़ से ढक जाता है, झील भी जम जाता है पूरा, और पूरा जो न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, रॉक, ये सब जितना भी शहर है, वाशिंगटन DC तक समझिए, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है और जीना मुश्किल हो जाता है। समझिए कि काफ़ी 6-6 फीट 7-7 फीट ऊंचाई तक बर्फ़ जमा हो जाता है, यहाँ का जीना मुश्किल हो जाता है। तो महान झील का मतलब आप समझ गए होंगे। तो महान झील में कुछ बातें और लिख लीजिए। सुपीरियर झील जो है उसके किनारे, सुपीरियर झील के किनारे एक शहर है जिसका नाम है डुलूथ, आप अलग से लिख लीजिएगा डुलूथ। सुपीरियर झील के किनारे एक शहर है अमेरिका में, USA का शहर है, USA का शहर डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे है। सुन के भी लिखिएगा, सुपीरियर झील के किनारे है, जो USA के स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। USA में स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन डुलूथ में होता है। डुलूथ स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लिख लीजिएगा अलग से। USA का जो डुलूथ शहर है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। देखिए बच्चों, टाइम लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मैं क्लास टाइप कहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। वीडियो का मकसद केवल प्रचार करना नहीं है, बल्कि वीडियो अधिकतम लोगों तक जाए और सही जानकारी जाए, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, पुराने बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, वो जरूर कमेंट करेंगे वीडियो में कैसा लगा वीडियो, और बाकी लोग जो नए देखें अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। डुलूथ को USA का स्टील सिटी कहते हैं, ये सुपीरियर झील के किनारे है। उसी तरह से मिशिगन झील जो है उसके किनारे शिकागो है, मिशिगन झील के किनारे शिकागो है, लिख लीजिएगा जरूर कि डुलूथ में USA का स्टील उद्योग है, मतलब लोहा इस्पात उद्योग यहाँ स्थित है डुलूथ में, जो सुपीरियर झील के किनारे। शिकागो मिशिगन झील के किनारे है। शिकागो का नाम कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने, और भारत की संस्कृति का मान सम्मान जो था वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था विवेकानंद जी ने। हमारे देश के लिए उन्होंने जो किया उसका आज तक हम ऋणी हैं, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है विवेकानंद। उनके ही जन्मदिवस 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो शिकागो गए थे 1893 में विवेकानंद। वैसे शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्क मार्केट है। पोर्क का मतलब होता है सुअर के मांस। दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो शिकागो मिशिगन झील के किनारे है, एकदम इसको ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बता दूँ एक चीज़ और, शिकागो और एक और शहर है मेडिसन, शिकागो और मेडिसन, इनको बोलते हैं ट्विन सिटी। शिकागो और मेडिसन को मिलाकर क्या बोलते हैं, जैसे भारत में हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोलते हैं ना, ट्विन सिटी, वैसे शिकागो और मेडिसन को भी ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। शिकागो और मेडिसन को क्या बोलते हैं, ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। शिकागो दुनिया के सबसे बड़ी पोर्क मार्केट है। और मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद 1893 में वहाँ गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने। तो सारी बात जो मैं बोलता हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट ही करते चलिएगा, छोड़िएगा मत। उसके बाद आते हैं हम लोग ईरी झील पे, ओंटारियो ह्यूरन किनारे कोई विशेष नहीं है, ईरी झील पे आते हैं हम लोग। ईरी झील के किनारे एक फेमस शहर है, ईरी झील के किनारे, इसे नोट कर लीजिएगा। ईरी झील के किनारे एक फेमस शहर है, ईरी झील के किनारे एक फेमस शहर है जिसका नाम है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट ईरी झील के किनारे है, USA में ही, USA में ही डेट्रॉयट है, ईरी झील के किनारे है। डेट्रॉयट को विश्व के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का राजधानी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इन वर्ल्ड। डेट्रॉयट इज नोन एज कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इन वर्ल्ड। डेट्रॉयट को विश्व के ऑटोमोबाइल उद्योग यानी मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो भैया
डेट्रॉयट को मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ भी बनता है मोटर गाड़ी सबसे अधिक, उसे वहाँ मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी बोल देते हैं, डेट्रॉयट से तुलना कर देते हैं। जैसे भारत का डेट्रॉयट, ये बोलते हैं मध्य प्रदेश के पीतमपुर को, मध्य प्रदेश के पीतमपुर जो है उसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। तो भारत का डेट्रॉयट मध्य प्रदेश का पीतमपुर है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो डेट्रॉयट मूल रूप से यूएसए में है, जहाँ मोटर गाड़ी बनता है उसे डेट्रॉयट बोल देते हैं। तो पीतमपुर को जो मध्य प्रदेश में है भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, एक जानकारी और ले लीजिए, इतना तो हो गया, एक जानकारी और लीजिए। ईरी झील और ओंटारियो झील जो आप देख रहे हैं, इसी के बीच में एक वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल। देख लीजिए अलग से एक लाइन, इसे आपको नोट कर लीजिएगा। ईरी और ओंटारियो झील के बीच, ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल सिचुएटेड बिटवीन ईरी एंड ओंटारियो फॉल, ये पड़ता है यूएसए और कनाडा दोनों के सीमा में, यूएसए में भी पड़ जाता है इसका हिस्सा और कनाडा में भी पड़ जाता है। तो इसको आप इतनी जानकारी आप नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको पीछे करके वीडियो को। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक आध विंड, 2 विंड और देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ब्लिजर्ड। तो 3 विंड हम लोग देख चुके हैं अभी तक, जिसके तहत बहुत जानकारी हम लोग ले चुके हैं। विंड ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बता चुके हैं इसके बारे में। हमारी कोशिश होती है बच्चे की इसको हम लोग यूनिवर्सल बनाएं। इस तरह का वीडियो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर और किसी चैनल पर मिलने वाला है। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये जानकारी मुझे नहीं लगता कि और किस चैनल पे बाकी लोग प्रोफेशनलिटी दिखाते हैं कि भैया आप फ्री वीडियो क्यों डालें, अपना किसी तरह सब्सक्राइबर बढ़ जाए। उद्देश्य सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, सच पूछिए तो ये नहीं उद्देश्य। उद्देश्य है कि आप तक हम पहुँचें, आप तक हमारी जानकारी पहुँचे और उसके बाद आप कहें कि नो वीडियो देखें, वाह क्या वीडियो बना है। तो मैं चाहता हूँ वही, और उसके बाद आप कमेंट भी करें और बस अधिकतम शेयर भी करें। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर पे हम लोग आते हैं, एक हवा है जोंडा। जोंडा, जोंडा ये है अर्जेंटीना में, ये है गर्म है, ये भी, ये वार्म है, ये गर्म है, ब्लिजर्ड ठंडी थी, ये गर्म है और ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना जो पड़ता है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है, यानी दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, गर्म है। 5वें नंबर की हवा आते हैं हम लोग, नंबर 5, दक्षिण अमेरिका में जोंडा, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में चलती है और गर्म है। 5 नंबर पे हम लोग आते हैं, एक हवा है फॉन। फॉन FOHN, जैसे चिनूक था ना उसी तरह का फोन है। चिनूक के नेचर जो था वही फोन का नेचर है। याद रखिए चिनूक का नेचर चिनूक ही है, समझिए। यूरोप में चिनूक को फोन कहा जाता है, ये कह सकते हैं आप। ये गर्म है, जो चिनूक गर्म थी तो चूँकि उसी नेचर का है तो ये भी गर्म है। और ये चलती है आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत यानी आल्प्स माउंटेन, ALPS आल्प्स माउंटेन, ये यूरोप में है। ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। आल्प्स माउंटेन कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। एक फोल्ड माउंटेन का भी वीडियो मैं बना के आपके लिए डालूंगा। फोल्ड माउंटेन का पूरा वीडियो, क्या होता है फोल्ड माउंटेन, माउंटेन कैसे बनते हैं, माउंटेन के प्रकार पे एक वीडियो अलग बनाऊंगा। फिर फोल्ड माउंटेन का कौन कौन सा फोल्ड माउंटेन दुनिया में, उसका वीडियो अलग डालूंगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कहीं कोई आपको इंटरप्शन ना हो वीडियो देखने में। आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड की ओर चलती है, स्विट्जरलैंड की ओर चलती है हवाएं, बिल्कुल उसी के जैसा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये मान लीजिए आल्प्स पर्वत है, जैसे चिनूक उतरती थी ना रॉकी पर्वत में, वैसी आल्प्स पर्वत से, और यहाँ मान लीजिए स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है मान लीजिए, तो आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड की ओर उतरती है। और यहाँ पर जैसे प्रेरी के मैदान में उस समय कड़ाके की ठंडी से लोग मर रहे होते हैं, वैसी स्विट्जरलैंड की भी हालात हुई रहती है ठंडी में। लेकिन उस समय चलती है कौन? फोन हवा। फोन हवा के चलने से यहाँ का बर्फ़ पिघल जाते हैं और यहाँ के लोग फील गुड करते हैं। तो ये 5 विंड आज हम लोग देखे और इसका हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी होगा आराम से पढ़ाएंगे ताकि आपको वीडियो को देखने में कोई बोरिंग फील ना हो और बेहतर से बेहतर अच्छी जानकारी दूं। घबराहट जल्दी में क्या होगा कि जानकारी कम हो जाएगी। आप लोग आल्प्स पर्वत को एक बार जाके देख लीजिएगा मैप में कि कहाँ पर किस किस देश में फैले से क्वेश्चन आया हुआ है कि आल्प्स माउंटेन कौन कौन से देश में फैला हुआ है या किस देश में नहीं है, ऐसे पूछता। तो 3-4 कंट्री है यूरोप का, उसमें आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड में एक देश जगह है जेनेवा, जहाँ पर UNO के जितने भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, WHO, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जो स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है, वहाँ कई सारे UNO के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इसकी राजधानी है बर्न। पर इसका एक और शहर है जेनेवा, जहाँ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहीं पर एक शहर है दावोस,
यहीं पर एक शहर है दावोस, जहां हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। हर वर्ष विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्विट्जरलैंड के ही दावोस में की जाती है। तो दावोस, जेनेवा और बर्न, ये तीनों शहर स्विट्जरलैंड में है। तीनों का इंपॉर्टेंस बता दिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो हम लोग इस बात को आज पढ़े, समझ में मुझे विश्वास है जिस तरीके से आराम से मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अतः आप कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और उसे मैक्सिमम दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करें, ताकि अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा जितनी तेज़ी से, उतनी ही स्पीड से मैं वीडियो को भी लाऊंगा। समझिए कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार काम करूंगा मैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा वीडियो फ्री वीडियो, बेहतरीन वीडियो। आप मेरे पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं, इससे बेहतरीन मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता। सब कुछ दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप इसको देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए आप और खुश रहिए आप, हमेशा सफल होइए आप, ये मेरा शुभकामना है, आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच।